मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांग की लोच को मापने की पद्धतियाँ। और इसमें सबसे पहले हम बात करें फ्लक्स की प्रतिशत विधि। इस विधि में प्रोफेसर फ्लक्स ने कीमत में प्रतिशत परिवर्तनों की तुलना मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से करते हैं। अगर कीमत की अपेक्षा मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक है तो मांग अधिक लोचदार होगी। अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हैं तो मांग लोचदार है, और अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में परिवर्तन की अपेक्षा अधिक है तो मांग कम लोचदार या बेलोचदार कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20% और मांग में प्रतिशत परिवर्तन यदि मान लीजिएगा 10% है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम ऊपर लेते हैं मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन यदि 10% हुआ है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यदि 20% हुआ है तो यहाँ पर मांग की लोच इकाई से कम होगी। दूसरी ओर, यदि मांग में परिवर्तन यदि 20% होता है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 10% होता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच 1 से ज़्यादा होगी। और यदि दोनों में एक समान अनुपात में परिवर्तन होता है, समान प्रतिशत में परिवर्तन होता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। यानी कि फ्लक्स ने प्रतिशत पद्धति को अपनाकर मांग की लोच को मापने का प्रयास किया है। और इसका जो फॉर्मूला जो दिया है कि मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब हम आगे चल रहे हैं मार्शल की कुल व्यय विधि। और इसमें मार्शल ने बताया है, प्रथम, मांग की लोच इकाई से अधिक। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस पर व्यय की कुल मात्रा बढ़ती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर व्यय की कुल मात्रा घटती है, तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच को इकाई से अधिक लोचदार कहते हैं विलासिता की वस्तुएं। क्योंकि विलासिता की वस्तुएं या आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि कीमतें यदि बढ़ती हैं तो उन पर हम अपना जो व्यय है वो कम कर सकते हैं और घटी हुई कीमतों पर अपना व्यय बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा विलासिता की वस्तुएं आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में पाया जाएगा जहां मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होगी। दूसरा, मांग की लोच इकाई के बराबर। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी और वृद्धि होने पर भी उस वस्तु पर व्यय की मात्रा पूर्ववत रहती है, यानी कि चाहे कीमत कम होती है और चाहे कीमत ज़्यादा होती है, यदि उस पर व्यय जो कर रहा उपभोक्ता वो पहले जैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। मांग की लोच इकाई से कम, जो तीसरा बिंदु है, जब किसी वस्तु की कीमत और उस पर होने वाले कुल व्यय में उसी दिशा में परिवर्तन होता हो तो मांग की लोच इकाई से कम कही जाएगी। मतलब ये है कि यदि कीमत बढ़ रही हो और उस वस्तु पर व्यय भी बढ़ रहा हो, कीमत घटती है तो उस पर व्यय भी घटता हो, तो ऐसा अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में देखने को मिलेगा। क्योंकि बढ़ती हुई कीमतों पर भी यदि वो वस्तु हमारे लिए ज़रूरी है, अनिवार्य वस्तु है, तो उस वस्तु का उपभोग हमारे लिए ज़रूरी होगा और इसलिए उसको हमें क्रय करना पड़ेगा, उसका उपभोग करना पड़ेगा। और बढ़ती हुई कीमतों पर भी उस पर जो व्यय है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में पाया जाता है जहाँ मांग की लोच इकाई से कम होती है। जहाँ उदाहरण के द्वारा यहाँ पर एक समझाया गया है। आगे ये जो डायग्राम इसमें दिया गया है, इस डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि ओ एक्स जो अक्ष है, इस ओ एक्स अक्ष पर कुल व्यय को लिया गया है और ओ वाई जो अक्ष है इस पर कीमत को लिया गया। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर
प्रारंभ में ये जो वक्र है ये E>1, मांग की लोच 1 से ज़्यादा है। और ये कब तक ज़्यादा है कि जब तक यहाँ कीमत बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। उसके पश्चात ये कुछ सीमा तक स्थिर है, यानी कि जहाँ पर कीमत में परिवर्तन हो रहा है और कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। और उसके बाद में ये वक्र जो है पीछे की ओर मुड़ रहा है, और पीछे की ओर मुड़ने का मतलब ये हुआ कि कीमत जब बढ़ रही है तो कुल व्यय घट रहा है, और कीमत यदि घट रही है तो कुल व्यय बढ़ रहा है, यानी कि दोनों में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच यहाँ 1 से ज़्यादा होगी। प्रारंभ में अगर हम देखें, जहाँ मांग की लोच इकाई से कम है वो अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में होगा, और जहाँ मांग की लोच इकाई से ज़्यादा है वहाँ आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं में ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं मांग की चापलोच विधि, और इसमें कहा गया है जब मांग वक्र पर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच मांग की लोच मापी जाती है तो उसे चाप लोच कहते हैं। यानी कोई मांग वक्र है और उस मांग वक्र पर दो अलग अलग कीमतें हैं, दो अलग अलग बिंदु हैं, और वहाँ यदि हमें लोच ज्ञात करनी है तो चापलोच विधि अपनाते हैं। और चापलोच विधि के अंतर्गत जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बटा एक्स। यहाँ पर जैसे यहाँ इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि मान लें कि पहले कीमत थी 8 रुपये, और 8 रुपये पर यहाँ बी बिंदु पर जो मांग है वो 120 थी। ये बी बिंदु था। यदि अब 8 से कीमत बढ़ जाती है 10 रुपये, एक अलग बिंदु आ गया, तो यहाँ 8 से 10 कीमत हो जाती है, तो मांग 120 से घटकर हो जाती है 100। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स होगा वो होगा 120 से 100 कितना परिवर्तन हुआ, -20 का, यानी कि जो डेल्टा एक्स है वो है -20। डेल्टा पी का मतलब है कीमत में परिवर्तन, और कीमत में परिवर्तन होगा यहाँ पर 2 का, 2 रुपये का। तो डेल्टा एक्स का मान -20 और डेल्टा पी का मतलब हो गया 2। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बटा एक्स। पी को हमने कहा है प्रारंभिक कीमत, और वो कितनी है 8 रुपये, और एक्स प्रारंभिक मांग मात्रा है वो है 120 रुपये। तो यहाँ पर जब चापलोच को ज्ञात करने के लिए 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन था, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का अनुपात है, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बटा एक्स। और यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से भी ये समझाया गया है यहाँ पर कि मांग की लोच जो है यहाँ पर इस फॉर्मूले के सहायता से ज्ञात की जा सकती है। साथ में इसके साथ साथ 2 सूत्र और दिए गए हैं जिनका हम उपयोग इसमें कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मांग की बिंदु लोच विधि की। मांग की जो बिंदु लोच विधि है इसमें कहा है कि किसी वस्तु की कीमत में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर इस परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग पर जो प्रतिक्रिया होगी उसे मांग की बिंदु लोच कहा जाता है। इसे बिंदु लोच इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि कीमत में परिवर्तन अति सूक्ष्म है, जैसे 1 पैसा, आधा पैसा, 2 पैसे या कुछ पैसे, तो मांग की लोच की माप मांग वक्र के निर्दिष्ट बिंदु पर ही की जाएगी। बिंदु लोच ज्ञात करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, और 2 विधियों का जो प्रयोग है उसमें प्रथम है ज्यामितीय विधि। इस विधि में मांग वक्र में के उस बिंदु पर जिसकी लोच ज्ञात करनी है से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो मांग की मात्रा x व कीमत x पर मिलती है। इस रेखा पर स्थित बिंदु के नीचे के अंश में ऊपर के अंश का भाग देने से जो परिणाम आता है उसे उस बिंदु पर मांग की लोच माना जाता है, और इसका सूत्र है मांग रेखा का बिंदु से निचला भाग बटा मांग रेखा का बिंदु से
ऊपरी भाग। कहने का तात्पर्य ये है कि चाप लोच विधि और मांग की बिंदु लोच विधि में अंतर मुख्यतः ये है कि यदि किसी वक्र पर दो अलग अलग बिंदु प्राप्त होते हैं, कीमत में यदि पर्याप्त परिवर्तन है, तो ऐसी स्थिति में हम चाप लोच विधि को अपनाते हैं। और यदि किसी मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है, या यूँ कहें कि जब कीमत में अति सूक्ष्म परिवर्तन होता है और मांग वक्र पर कोई अलग बिंदु हमें प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में बिंदु लोच विधि अपनाते हैं मांग की कीमत लोच को जानने के लिए। और उसका सूत्र जैसे कहा है ज्ञात करने के लिए कि जो मांग वक्र है और उस मांग वक्र पर जिस बिंदु पर हमें लोच ज्ञात करनी है, उससे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जो OXX और OYX से मिलती है, और फिर सूत्र की सहायता से हम मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। और इसका सूत्र जैसे कहा है कि मांग रेखा का बिंदु से निचला भाग बटा मांग रेखा का बिंदु से ऊपरी भाग। जैसे यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि OX और OYX, और यहाँ पर ये जो मांग वक्र है इसके ए बिंदु पर लोच ज्ञात करनी है। तो ए बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जो यहाँ OXX और OYX पर मिल रही है। और अब इस ए बिंदु पर जो मांग की लोच होगी वो इससे नीचे वाला भाग यानी कि AB, और इससे ऊपर वाला भाग है AC। तो यहाँ मांग की लोच होगी AB/AC। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी जो पद्धति है इसमें वो है चलन कलन विधि। और चलन कलन विधि जो है इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मांग की लोच है वो डिफरेंशियल कैलकुलस का उपयोग इसमें किया जाता है। और इसका जो सूत्र होगा वो dx/dp × p/x, जहाँ जो dx/dp है, जहाँ जो डेल्टा p है वो कीमत में अति सूक्ष्म परिवर्तन को यहाँ पर दर्शा रहा है। ये गणितीय पद्धति के माध्यम से यहाँ पर ये जो चलन कलन विधि के माध्यम से हम मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कुछ विधियों की चर्चा की है कि जिनसे मांग की लोच को ज्ञात किया जाता है। पहला था फ्लक्स की प्रतिशत विधि, जहाँ पर प्रतिशत को लेकर मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का जो अनुपात था उसको यहाँ पर मांग की लोच मापी गई थी। उसके माध्यम से कुल व्यय विधि के द्वारा मार्शल ने कहा कि व्यय और कीमत यदि एक ही दिशा में बढ़ते हैं, कीमत बढ़ती है व्यय बढ़ता है, तो मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होगी। कीमत में परिवर्तन होते हैं और कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर। कीमत बढ़ती है कुल व्यय घट जाता है, विपरीत संबंध है, ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होगी। और चाप लोच विधि कि यदि मांग वक्र पर दो अलग अलग बिंदु प्राप्त होते हैं, पर्याप्त परिवर्तन है कीमत में, तो ऐसी स्थिति में चाप लोच विधि को काम में लेते हैं, जिसका सूत्र है ΔX/ΔP × p/x। और यदि कीमत में अति सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, मांग वक्र पर कोई एक ही बिंदु हमें प्राप्त होता है, उस बिंदु पर यदि लोच ज्ञात करनी है तो हम यहाँ मांग की बिंदु लोच विधि काम में लेते हैं कि जिस मांग वक्र के जिस बिंदु पर हमें लोच ज्ञात करनी है उससे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, उस बिंदु से नीचे वाले भाग में ऊपर वाले भाग का भाग दे देते हैं। थैंक यू।